नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। जहां पहली खबर कानपुर नगर से है। कानपुर के बिजनू बड़ा सड़क पर हादसा हो गया। आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर नहर में गिरी तेज रफ्तार बस और साथ ही रेलिंग से तोड़कर नहर में समाई यात्रियों से भरी बस चीख पुकार के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बिदनू थाना क्षेत्र में भीषण दुर्घटना हुई है। दर्जनों यात्रियों की जान खतरे में, राहत कार्य जारी है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और साथ ही गोताखोर मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बिदनू क्षेत्र का पूरा मामला। ड्राइवर निकल कर भाग गया, उसको तस्दीक किया जा रहा है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। अभी भी बताया जा रहा है, कुछ लोगों की आशंका जता रहे हैं लोग कि हो सकता है फंसे हों, क्या ऐसा कुछ? अब तक की जांच में जो लोग उसमें सवार थे उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर जितने लोग सवार थे उनको निकाल लिया गया है। फिर भी एहतियातन उसमें चेक कराया जा रहा है। कुछ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसकी जाँच की जा रही है। सिद्धार्थनगर उत्तमा इंडियन गैस सर्विस हुसैनगंज का रोड का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि 10 से 15 दिन पहले पर्ची मिलने के बावजूद नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर। गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ है। कर्मचारी और ग्राहकों के बीच जमकर झड़प है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को कराई गई शांत। पासबुक और पर्ची लेकर देर देर भटकने को मजबूर है उपभोक्ता। गैस वितरण में लापरवाही और अव्यवस्था को लेकर लोगों में भारी नाराजगी। तो ये आगे न जाओ। एक दिन में भीड़ में जाके ऑफिस में भीड़ में लाइन में लगा, पूरा दिन भर लग गया। 4 बजे जाके तो डीएसी कोड दिए और कहे कि चाहिए ऑफिस पे यही कोड बताएंगे आपको गैस मिल जाएगा। तो पता चला कि कहीं मॉल गोदाम से मिलेगा। 3 दिन वहाँ हमारा आदमी 3 दिन पूरा दिन दोपहर तक खड़ा रहा, नहीं गैस दिए। और उसके बाद जो है और तेज रफ्तार के चलते हुआ सड़क पर भीषण हादसे में बुजुर्ग महिला समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन में सड़क पर बाइक सवारी को कुचला है। हादसे में युवक के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही ताई की मौत हुई है। भतीजे और ताई की दर्दनाक मौत हो जाने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जनपद के रामपुर कला थाना क्षेत्र का पूरा मामला। मऊ जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसमें संचालित विभिन्न कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट स्थित भूतल एवं प्रथम तल स्थित विभिन्न न्यायालयों सहित भूलेख अनुभाग, शास्त्र अनुभाग और संग्रह अनुभाग,
नजारत अनुभाग और संयुक्त कार्यालय ई डिस्ट्रिक्ट सेल और आपदा अनुभाग के अलावा अन्य सभी विभागों के कार्यालयों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहरी इलाकों के साथ ही साथ उसमें स्थित कार्यालयों की भी विशेष साफ सफाई, अभिलेखों के बेहतर रखरखाव, कर्मचारियों की समय से उपस्थिति और साथ ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यालय में आने वाले शिकायतकर्ताओं की शिकायती एवं समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने के सुनिश्चित आदेश दिए हैं। आज कलेक्ट्रेट परिसर का एक भ्रमण करके हम लोगों ने निरीक्षण किया है और अभी तो यही प्रयास है कि जहाँ पर थोड़ा साफ सफाई की आवश्यकता है, पब्लिक को थोड़ी और सहूलियत हो सकती है, उन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करके इसको बेहतर किया जाए। साथ ही जो शासकीय बजट है उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। मेरा सफाई का काम समय से नहीं हो पाया है, तो इसके लिए बजट की धनराशि की मांग की भी गई है। तो इसको दोबारा परसों करके हम लोग प्रयास करेंगे कि जहाँ पर अनुरक्षण की आवश्यकता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता है, इसको देखते हुए इसको शीघ्र पूरा करें। साफ सफाई हमने बताया कि साफ सफाई पर विशेष निर्देश सर। वो प्रयास रहेगा कि पूरा परिसर स्वच्छ रहे और सभी लोग जो भी यहाँ पर आते हैं, तमाम यहाँ कोर्ट संचालित हैं और बहुत पब्लिक का मूवमेंट रहता है कचहरी में, तो प्रयास ये होना चाहिए कि सभी लोग के लिए मऊ जिले के घोसी क्षेत्र में मझवारा चौकी से करीब 500 मीटर दूरी पर अवैध देशी शराब बिक्री का मामला सामने आया है। बताया जा रहा कि जब दुकानदार से इस संबंध में सवाल किया गया तो वह दुकान छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आबकारी विभाग की लापरवाही के कारण अवैध शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं और मिलीभगत की आशंका जताई जा रही। पूरा मामला घोसी क्षेत्र के मझवारा चौकी के पास का बताया जा रहा है। खबर चंदौली से है। मुगलसराय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी ने डीडीओ नगर मुगलसराय स्थित एक औद्योगिक इकाई के खिलाफ प्रदूषण फैलाने के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कार्रवाई स्थानीय निवासी विकास शर्मा की IGRS पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद की गई है। शिकायत में आरोप लगाया था कि मिस्टर्स कुमार औद्योगिक विकास प्राइवेट लिमिटेड से लगातार काला और साथ ही जहरीला धुआं निकल रहा है। इससे आसपास के निवासियों को परेशानी हो रही है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि उद्योग में भाप उत्पादन के 8 टन प्रति घंटा और 3 टन प्रति घंटा क्षमता के 2 बॉयलर चल रहे हैं और साथ ही इसमें बायोब्रेटेक्स का भी उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान ये भी सामने आया कि फ्लू गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए लगाए गए साइक्लोनिक डस्ट कलेक्टर को भी चिमनी व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही थी। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की कार्यप्रणाली संतोषजनक न पाए जाने पर विभाग ने औद्योगिक इकाई को नोटिस जारी कर दिया है। स्थानीय लोगों ने उद्योग से निकलने वाले धुएं पर रोक लगाने और नियमित निगरानी की मांग की है। उनका कहना है इस क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या रहती है। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे परिवार से भरा एक गोपालपुर ऑटो के पास अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार 4-5 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया गया है कि ऑटो में करीब 9 लोग सवार थे, जो थाना पाली क्षेत्र के टिकुरा गांव में अपने मौसा रमेश की बारात में शामिल होने जा रहे थे। घायलों में शिवम कुमार पुत्र राम कुमार, मंजू पत्नी राम कुमार, श्रीकांत पुत्र मिश्रीलाल, विशाल पुत्र विनोद तथा शिवसंत पुत्र उद्यान 14 वर्षीय शामिल है। सभी घायल आम और साथ ही 8 दानपुर थाना बेहटा गोकुल के निवासी एवं एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ऑटो चालक का नाम ब्रजेंद्र पुत्र राजेंद्र बताया जा रहा। शिवम कुमार जी। कहाँ से आ रहे थे आप पाली से आ रहे थे? शाहबाद से बैठे थे, पाली जा रहे थे। अच्छा, तो कितनी सवारियाँ थी? सवारी ये यहाँ पे बैठी। ये कैसे हुआ? ये थे उधर से आ रही थी गाड़ी पर, साइकिल वाला था, उससे बचाया इधर को मोड़ दी, एकदम गड्डी मोड़ दी इधर को। नहीं, ड्राइवर का पिए हुआ था क्या? हाँ जी। ड्राइवर कहाँ मौके पे भाग गया? ड्राइवर यहीं नहीं, वो तो भाग गया पहले ही।
हत्या के प्रयास समेत कई मामलों का वांछित बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में हत्या के प्रयास समेत कई मामलों में वांछित एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जौनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक बदमाश कटघरा की तरफ से तूतीपुर पीपा पुल होते हुए तड़तला की ओर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तूतीपुर चौराहे पर घेराबंदी शुरू कर दी। कुछ ही देर में एक संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी बाइक मोड़कर भागने लगा। इसी दौरान बाइक फिसल कर गिर गई और बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा कि गोली प्रभारी निरीक्षक की कनपट्टी के पास से निकल गई और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ में जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हो गया है। पूछताछ में आरोपी ने चोरी, लूट और सुपारी लेकर अपराध करने की बात स्वीकार की है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 7 मई 2026 तड़के लगभग 2:30-3 बजे थाना कोतवाली पुलिस को एक मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात बदमाश है जो क्षेत्र में मूवमेंट कर रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली पुलिस द्वारा बेगम चुंगी के आसपास के क्षेत्र में घेराबंदी की गई। अभियुक्त द्वारा पुलिस को देखकर फायरिंग की घटना को कारित किया गया, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की गई। इसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया और वह स्वस्थ है। और बाद पूछताछ अभियुक्त का नाम नफीस पुत्र रफ़ीक प्राप्त हुआ। इस संबंध में कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह एवं उनकी पत्नी श्रीमती रश्मि सिंह ने आज सिविल लाइन स्थित जिलाधिकारी आवास पर स्वगणना कर जनपदवासियों से जनगणना में सक्रिय सहभागिता करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि नागरिक पहले से स्वगणना कर लेंगे तो प्रगणों को गणना कार्य में काफी सुविधा होगी तथा प्रक्रिया अधिक सरल और त्वरित हो जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया है कि प्रदेश में स्वगणना का चरण 7 मई से 21 मई 2026 तक संचालित किया जा रहा है। इसके उपरांत 22 मई को और साथ ही 20 जून 2026 के बीच प्रगणना घर घर जाकर सत्यापन एवं गणना का कार्य किया जाएगा। नागरिक स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से गणना पोर्टल पर जाकर स्वगणना कर सकते हैं और उन्होंने बताया है कि स्वगणना के लिए नागरिकों को जनगणना पोर्टल se.census.government.in पर जाकर अपने राज्य का चयन कर पंजीकरण करना होगा और परिवार के मुखिया का नाम एवं 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद OTP के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं से भी अपने अथवा अपने परिवार की स्वगणना कर सकता है। सभी जानकारी सही रूप से भरने के बाद आवेदन सबमिट हो जाएगा तथा नागरिकों को 11 अंकों की सेल्फ एन्यूमरेशन ID प्राप्त होगी जो H अक्षर में प्राप्त होगी। आज प्रदेश में स्वजनगणना का जो चरण है वो पूरे प्रदेश में आज 7 मई से 21 मई के बीच में प्रारंभ हुआ है, क्योंकि जो हमारे प्रगणक हैं वो 22 मई से 20 जून के बीच में जाएंगे और प्रगणकों की सुविधा के लिए भी और व्यक्तियों में ये विश्वास पैदा करने के लिए कि जो उनकी जनगणना हो रही है वो अपनी स्वजनगणना आज 7 मई से लेकर 21 मई के बीच में खुद कर सकते हैं। अर्थात वो अपने पोर्टल पर लिंक पर जाकर se.census.gov.in पर जाकर वहां पर अपनी जनगणना में अपना पोर्टल पे मोबाइल से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद में उन्हें परिवार के मुखिया का नाम लिखना है, अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है गूगल पर और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद में उनसे बेसिक सवाल पूछे जाएंगे मकान के बारे में। मकान का ढांचा कैसा है, पक्का है कि कच्चा है, फ्लोर पे टाइल्स हैं या नहीं है, छत किस मटेरियल से बनी है, शौचालय की सुविधा है कि नहीं, स्नान की सुविधा है कि नहीं, गैस कनेक्शन है कि नहीं, मोबाइल है, इंटरनेट है, वाहन है, दोपहिया वाहन है कि नहीं, रेडियो की सुविधा है कि नहीं, केबल कनेक्शन है या इंटरनेट कनेक्शन क्या है। ये सारी जो एक बेसिक बातें हैं वो सारे सवाल पूछे जाएंगे। जब सारे सवालों का आप सही सा जवाब दे देते हैं तो सबमिट हो जाएगा और एक आपको 11 अंकों की आपको सेल्फ एन्यूमरेशन ID मिल जाएगी। 11 अंकों की जो ID है वो H से स्टार्ट होगी, हाउस होल्ड से, और उसके बाद में उसमें डिजिट्स होंगे तो उसको आप संभाल के रखेंगे। जब एन्यूमरेटर 22 मई से आएंगे
तब उनको आप वो दिखा देंगे तो सारा डेटा 1 सेकंड में फैच हो जाएगा और वो वेरीफाई कर लेंगे कि जो आपने सही इंफॉर्मेशन भरी होगी उसमें से अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा, यदि कोई कहीं से छूट गया हो तो वो उसको अपडेट उस समय कर लेंगे और फिर आपका ये जो घर है जनगणना में पार्ट में, जिसको पहले चरण में मकानों की गणना होती है, वो उसमें शामिल हो जाएगा और वो डेटाबेस में चला जाएगा। मैं ये भी एश्योर करना चाहता हूँ कि ये सारी जो जनगणना की इंफॉर्मेशन है वो आरटीआई में भी कवर्ड नहीं होती है, किसी भी प्रकार से किसी का साथ साझा नहीं की जाएगी। तो अपने घर की सही इंफॉर्मेशन जरूर दें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से गोपनीय है, किसी अन्य न्यायालय में भी इसको तलब नहीं किया जाता है, आरटीआई एक्ट में इसको शेयर नहीं किया। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कानपुर में निवासियों से, कि सही गणना बने और एनुमरेटर्स की सुविधा के लिए भी और आप में भी ये विश्वास जगाने के लिए कि हाँ आपकी गणना वाकई हुई है, सेल्फ एनुमरेशन में जरूर प्रतिभाग करें और कानपुर जनपद को आगे ले जाएं। मैं सभी अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से, नागरिकों से, सभी वरिष्ठों से, पत्रकार बंधुओं से, साथियों से, राजनेताओं से, सभी से मेरा बहुत बहुत निवेदन है, व्यापारी बंधुओं से भी, कि वो जनगणना में बढ़ चढ़कर भाग लें ताकि कानपुर हमारा जनगणना का जो ये महान पुनीत कार्य है उसमें नंबर 1 पर रहे पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में। ऐसी मेरी कामना है। जौनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर और लिटेरा घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जौनपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बरसठी और थाना रामपुर पुलिस की संयुक्त टीम की बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर, हिस्ट्री शीटर और लुटेरा अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जबकि एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कायम रहा है। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बिना नंबर प्लेट की काले रंग की सुपर स्प्लेंडर बाइक पर 2 संदिग्ध युवक आलमगंज की तरफ से आ रहे। सूचना मिलते ही पुलिस ने महमूदपुर बैरी पट्टी तिराहे पर नाकाबंदी और चेकिंग शुरू कर दी। तभी बाइक सवार दोनों युवकों को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया है, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। उनके पास से एक देशी तमंचा, 32 बोर जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश भी और साथ ही गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। दिनांक 7 मई 2026 को थाना बरसठी अंतर्गत रसुल्ला मोड़ के पास थानाध्यक्ष बरसठी तथा थानाध्यक्ष रामपुर के निर्देशन में संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था कि एक संदिग्ध 2 पहिया वाहन बिना नंबर प्लेट का आता हुआ दिखाई दिया, जिसपे 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। पुलिस पार्टी द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी सुरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। घायल व्यक्ति से पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि इसका नाम रुस्तम सन ऑफ मुस्लिम, जो कि थाना गौरा बासापुर का रहने वाला है। इसके ऊपर कुल 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। इसके पास से एक बिना नंबर प्लेट की 2 पहिया वाहन, एक अवैध तमंचा, 3 खोखा कारतूस तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पूरे प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर की बहुउद्देशीय जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति की संचालकों द्वारा समिति अध्यक्षा श्रीमती किरण बाला के निर्देशन में उत्तराखंड प्रदेश में मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून ने के जारी फरमान को लेकर किसानों की खाद की समस्याओं को लेकर उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है। मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून ने तुगलकी फरमान से देश का अन्नदाता कहे जाने वाले किसान को उर्वरक बिक्री केंद्र पर प्रति एकड़ 1 कट्टा यूरिया एवं अधिकतम 5 कट्टे बैग यूरिया की सीमा निर्धारित की गई है। ये सीमा पर्याप्त नहीं है। समिति अध्यक्ष प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा है कि गन्ना, मक्का, गर्मी के धान के लिए यूरिया की अधिक आवश्यकता पड़ती है। आने वाले खरीफ की फसलों में यूरिया एवं एनपीके की मांग बढ़ रही है, जिसके लिए 5 बैग पर्याप्त नहीं होगा। अन्नदाता कहे जाने वाले किसान बेहद परेशानी महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते सरकार को जल्द मुख्य कृषि अधिकारी के फरमान को निरस्त किया जाए ताकि किसानों को अपनी फसल में उर्वरक की कमी ना हो। जब देश का अन्नदाता कहे जाने वाले ही किसान खुश नहीं होंगे तो देश में खुशहाली कैसे आएगी।
है उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक आदेश आया है कि 1 एकड़ पर किसान को यूरिया का कट्टा 1 मिलेगा और 2.5 एकड़ पर 1 कट्टा NPK या DAP का मिलेगा, जबकि किसान की फसल में, गन्ने में या धान में 3 कट्टे एकड़ यूरिया पड़ता है और 1 कट्टा एकड़ जो है DAP या NPK। अब छोटा किसान है, मान लीजिए 1 एकड़ का किसान है, तो उसको 2.5 एकड़ पर DAP का या NPK का 1 कट्टा मिलेगा, तो वो आधा कट्टा या कैसे ले जाएगा, वो वंचित रह जाएगा वो। एक परेशानी तो ये हुई। दूसरी परेशानी ये है कि मान लीजिए किसान को 2 एकड़ का किसान है या 1 एकड़ का किसान है हमारा, और उसको 1 कट्टा ये देते हैं यूरिया का, तो वो ई-रिक्शा से 1 कट्टा रख के अपने घर ले जाएगा 50 रुपये, तो उसके एक बार में बोलेंगे, दूसरी बार वो खाद देगा, लेना 1 कट्टा फिर आएगा 50 रुपये फिर लगेगा, तो उसका दुगना खर्चा किसान का होगा। तो ये ज़बरदस्ती का खर्चा किसान को क्यों डाला जा रहा है? जबकि हमारा कहना ये है कि किसान को 3 कट्टे प्रति एकड़ यूरिया और 1 कट्टा प्रति एकड़ जो है DAP या NPK ये एक बार में मिल जाए, तो वो कम से कम एक बार में ये रिक्शा में रख कर ले तो जाए, ना तो उसका टाइम बेकार हो, ना उसका पेट्रोल या डीजल का खर्चा मोटरसाइकिल का लगा, ट्रैक्टर का लगा। इसको लेकर जो किस किस से मिले हैं आप? ये हमने SDM साहब को दिया है, मुख्यमंत्री के नाम दिया है, द्वारा SDM साहब को ये भेजा है, और कृषि अधिकारी को हमने जो है ब्लॉक में ये ज्ञापन दिया है। अपने विधायक जी से भी इस बारे में बात हुई है, उन्होंने जिले में भी बात की है। अब ये करना तो शासन ने है, जो भी करना है। हम लोगों का तो किसान, हमारी समिति बहुत बड़ी समिति है, 8,500 कृषक हमारे मेंबर हैं, तो सारे किसानों में इस बात का रोष है, हाहाकार मचा हुआ है। सारे किसान उस पर लाइन लगाए खड़े हुए हैं टेंटों को, तो ज़बरदस्ती का हंगामा होगा क्षेत्र में, किसान हल्ला गुल्ला करेंगे और इसमें जो है आंदोलन करने पर बाध्य होंगे किसान। क्योंकि जो हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके देवेंद्र भाई साहब और हमारे डायरेक्टर कुछ लोग आए, इनका कहना है कि किसान को 1 एकड़ यूरिया, 1 एकड़ पे 1 कट्टा यूरिया दिया जाना और NPK 2.5 एकड़। तो मैंने कृषि अधिकारी से, जिला कृषि अधिकारी से बात की। मैंने कहा भाई ये फरमान तुमने क्यों जारी किया? क्योंकि वजह क्या है, इस टाइम गन्ने की फसल की ज़रूरत है, तो आप गन्ने के हिसाब से देंगे। फिर जो बात हमारे जुलाई अगस्त में धान बोआ जाएगा, उस टाइम धान वालों को देंगे। तो किसान बार बार 1 कट्टा लेना आएगा, भाई इस महीने आएगा, अगले महीने फिर आएगा, उसको 50 रुपये रिक्शा वाला ले लेगा। तो किसान के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने बारे में। तो मैंने कहा जितने कट्टे की उसे आवश्यकता है उतने कट्टे उसे दीजिए भाई, उसके गन्ना फसल, क्योंकि तुम्हारे पास सब रिकॉर्ड है। गन्ने वाले को दो, धान वाला जो जिनका गर्मियों का धान है उनको दो, और जिनकी ज़मीन अभी खाली है उनको दो, जुलाई अगस्त में दो, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने ये बात उनसे कही है, तो वो कह रहे सब इकट्ठा करें। मैंने क्यों लेंगे, जिसको जरूरत होगी वो लेगा। और आज तक ऐसे ही होता आता था, लेकिन वो नए यादव जी ने नया फरमान जारी कर दिया। तो अब क्या आश्वासन दे गए? नहीं, मैंने उनसे कहा है करिए, देखो आज नहीं होता तो फिर बाद में इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको दिखा दें, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीर है काशीपुर जसपुर की। मार्ग पर बना जसपुर का पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क, जहां पार्क में स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही उस वक्त सामने आई है जब पार्क में अटैच टहलते हुए भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पार्क पहुंचे, जहां इस पार्क को सामाजिक तत्वों और साथ ही पार्क को नवाबों के मैखाने में तब्दील कर दिया नजर आया है। जी हां, आप देखिए कि पार्क में जनता के वॉकिंग के दौरान बैठने के लिए बेंचेस स्थापित कराई गई थी, लेकिन वहां आपको पार्क की वो तस्वीर दिख रही है जो शर्मसार कर देने वाली है। पार्क की बेंचों पर देखिए कि किस तरह से खाली पानी की बोतलें, शराब की शीशी और खाली ग्लास सजे हुए हैं, और इससे सब साफ जग जाहिर होता है कि पालिका प्रशासन की देखरेख में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। खुद ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। पार्क के परिसर में चारों ओर बिखरी पड़ी शराब, बियर और साथ ही अवैध कच्ची शराबों की पन्नियां साफ साफ दर्शा रही हैं। ये पार्क शराबियों के लिए शायद शानो शौकत का अड्डा बन गया है, जबकि पार्क जनता के घूमने बाद शारीरिक व्यायाम करने के लिए बनाए गए हैं। रोज सुबह शाम महिला पुरुषों के टहलने आ जाते हैं लोग, और विगत दिनों वहां पर पुरुषों के टहलने के लिए भी जगह है। गुलदार की दस्तक खबर के बाद शायद पार्क में जनता तो नहीं आई, लेकिन शरारती युवकों ने इसे अपने नशे की जगह जरूर बना लिया है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान अपने साथियों के साथ पार्क में पहुंचे, जहां पार्क की दुर्दशा पर पालिका प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की गई है।
क्षेत्र जसपुर में जितने भी पार्क हैं सब में सफाई कराई जाती है। आज मामला संज्ञान में आया है कि दीनदयाल पार्क में नशेड़ियों ने अड्डा बना रखा है। इसके लिए मौके पर जाकर सफाई विभाग द्वारा सफाई करा दी गई है और पुलिस विभाग को एक लेटर जारी कर दिया गया है, वहाँ पे इस काम को रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और उसी को लेकर जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं उसी को लेकर मैं देखने आया था कि यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क कितना साफ़ सफाई हो रखी है, कितना व्यवस्थित ढंग से है। तो मैंने आके यहाँ देखा कुछ शरारती तत्वों द्वारा यहाँ पर शराब, स्मैक और जो है कच्ची शराब पीने का और यहाँ बेचने का धंधा चलाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय नगर पालिका प्रशासन पूर्ण तरीके से मौन है। मैंने प्रशासन को फ़ोन किया, मतलब यहाँ के अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह को फ़ोन किया। उनका कहना ये है कि ये छोटी मोटी वारदातें चलती रहती हैं। तो देखा जा रहा है ये यहाँ बड़ी सुविधा के साथ ये कार्य किया जा रहा है। यहाँ बेंच हमारी जो उत्तराखंड सरकार है वहाँ एक तरफ हमारे अच्छे पार्क, सुनिश्चित ढंग से पार्क बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर ऐसे अधिशासी अधिकारी इसको एक तरफा लेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है सब, तो ऐसा गलत है उनका कहना। मैं इसी व्यवस्था के चलते मैं यहाँ आया था कि मैं यहाँ साफ़ सफाई कराऊंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पार्क है, मुझे आके मैंने यहाँ देखा शरारती तत्वों द्वारा यहाँ अवैध रूप से यहाँ संचालन किया जा रहा था। यहाँ प्रशासन द्वारा नगर प्रशासन जो पालिका प्रशासन है यहाँ एक चपरासी या यहाँ के सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था की जाए। यहाँ पे अधिकांश घटना घटित होती चली आ रही है। रामनगर में महिला सुरक्षा और हाल ही में चंपावत में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने लखनपुर चुंगी पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंका है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे और मामले में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुमित लोहनी ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा लगातार सवालों के घेरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर प्रदेश की मां बहनों की सुरक्षा नहीं है तो ऐसे प्रशासन और सरकार का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आरोपी के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा और साथ ही यूथ कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन करती रहेगी। उन्होंने कहा है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। युवा कांग्रेस ने साफ कहा है कि जब तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका आंदोलन भी जारी रहेगा। आपने कल ही सुना होगा कि चंपावत में एक जो बेटी है उसके साथ बलात्कार हुआ है और ये इसमें जो भाजपा के मंडल के उपाध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधान हैं वो लोग शामिल हैं। उन्होंने उस बेटी के साथ उसका रेप करा हुआ है, जिसका हम पुरजोर निंदा करते हैं और भाजपा सरकार से कहना चाहते हैं जब आपके मंडल के उपाध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, आपके पार्टी के ही पदाधिकारी जब हमारे प्रदेश में
हमारी बहन बेटियों पर गलत नज़रें डालें तो कैसे हम अच्छे से रह पाएंगे और कैसे हमारे प्रदेश को अच्छा शासन मिल पाएगा। तो हम मांग करते हैं कि ये पुष्कर धामी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है जल्द से जल्द इस्तीफा दें और अपने जो ये अमंडल के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष है इनको बर्खास्त करा जाए और उस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके लिए हमने आज तमाम यूथ कांग्रेस के साथियों ने यहाँ पर एकजुट होकर पुतला दहन किया है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी का। नगर पंचायत पिरान कलियर में विकास की नई इबारत लिखते हुए करीब 27 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। बोर्ड बैठक में सड़क निर्माण और साथ ही स्ट्रीट लाइट, नहर किनारे सुरक्षा जाल, सफाई व्यवस्था और अन्य जनहित से जुड़े कई कार्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस दौरान नगर पंचायत द्वारा आयोजित एक साल बेमिसाल कार्यक्रम की भी चर्चा केंद्र पर बनी रही और साथ ही जिसमें पिछले एक वर्ष के विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा गया। बैठक में नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में कई सड़कों की निर्माण और साथ ही क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण को लेकर प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा अंधेरे क्षेत्रों में हाई मास्ट और साथ ही एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव भी पास हुआ, जिसमें लोगों को बेहतर रोशनी और सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से नगर पंचायत को दी गए नए कूड़ा उठाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नगर पंचायत पिरान कलर की जो बोर्ड बैठक थी उसमें एक तो बजट से संबंधित हमारी बैठक थी और उसके बाद हमने जो प्रस्ताव दिए हैं मुख्य चौराहों पर जो सौंदर्यीकरण से संबंधित स्ट्रीट लाइट या सोलर लाइटें जो लगनी है हमारी फूलों से संबंधित वो लगेंगी। और एक मुख्य इसमें जो मामला रहा है जो एक सोलपुर रोड पर एक नाम था शैतान चौक जिसे बोलते थे, उसका हमने साबरी चौक सभी सर्वसम्मति से बोर्ड सदस्यों की सहमति से उसका नाम साबरी चौक कर दिया गया है। उसका बहुत जल्दी वहाँ पे जो है ना मुख्य द्वार भी बन जाएगा साबरी चौक के नाम से। ये और जो आवास से संबंधित जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लगातार 5-6 सालों से पैसा रुका हुआ है, जिनकी पहली किस्त आ गई, दूसरी और तीसरी किस्त अभी तक नहीं गिरी, उसके लिए भी हमने बोर्ड बैठक में सबसे पहले यही कहा है कि आवास का पैसा तुरंत लोगों के खाते में जाए ताकि लोग जो 4-5 साल से रुके हुए हैं उनका समाधान हो। ऐसे छोटे मोटे छिटपुट प्रस्ताव थे मेरे वार्ड के, तो लगभग मेरे वार्ड में सारे काम पूर्ण हो चुके हैं। अभी जो दूसरे प्रस्ताव की बैठक थी उसमें जितने भी कार्य थे टेंडर हो चुके हैं, सड़कें हो चुकी है, उसमें कोई कार्य ऐसा नहीं बचा है सड़क नाली चैम्बर जो ना हो सके। अब ये जो बोर्ड बैठक आई इसमें हमने सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव दिए हैं, जैसे कि हमारे इमाम साहब रोड से किरकिरी साहब रोड तक सोलर लाइट, आपका एक रोड हम इमाम साहब से नीचे से लाना चाह रहे हैं, एग्जाम की समस्या रहती है, और वहाँ नीचे एक पार्किंग बनाना चाह रहे हैं और उसमें से ताकि पैदल वाला ऊपर चढ़ जाए। और ऐसे ही हमारे पुल पे, नहरों पे, रुड़की रोड, आपका ये सोलपुर रोड और आपका ये मेहरा रहमतपुर रोड, इस सब का सौंदर्यकरण होगा। हमारा फोकस पूरा सौंदर्यकरण पर है। ऐसे ऐसी हमारे एक झूला पुल है वो, लेकिन ये जितने बड़ी परियोजना है ये इंशाल्लाह एक साल के अंदर आप सब पे काम चलता हुआ देखेंगे और हमको एक सुंदर स्वच्छ शहर बनाना है पिरान कलियर को। जैसे हमने वादे किए थे, लगभग 90% जो समस्या थी विकास से संबंधित वो पूर्ण हो चुकी है। अब एक हमारे विद्युतीकरण है, विद्युतीकरण एक हाईटेक विद्युतीकरण होगा पूरी नगर पंचायत का, वो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे ही हमारा ना इमाम साहब रोड पे बताया मैंने आपको, यहाँ भी बहुत अच्छे जैसे एक पार्क बन रहा है, उसमें कुछ जगह पे फुहारे लगने हैं और इस तरह का। और जैसे कि आप कह रहे हैं ना हमारा ये हमारी जो बैठक थी आज बोर्ड की बैठक थी नगर पंचायत पिरान कलियर की, तो इसमें 26 करोड़ 88 लाख 61 हजार का बजट पास हुआ पूरे वर्ष। हाँ, उनकी प्रस्ताव सब उनके जितने भी हैं उनकी सहमत से दिए, उनकी प्रस्ताव सब पे सहमति है। और जो हमने प्रस्ताव और भी रखे हैं जैसा गौशाला का है, गौशाला के लिए एक नगर पंचायत पूर्ण और भी विद्युतीकरण उसका है और एक कार्यालय का है, बहुत बड़े एक झूले के पुल का है। बहुत ही बेहतरीन अच्छे काम हुए पूरे साल में। और जी बड़े नाले हुए,
उसमें लाइट भी है, सब चीज़ है उसमें, सड़कें भी है, हैंडपम्प भी है। आज जो है इस कार्यकाल का जो है दूसरा बजट सत्र था और इसमें जो है आज 26 करोड़ 28,61,000 का जो बजट पारित हुआ है, जिसमें जो है सर्वमान्य सभासदों और अध्यक्ष जी की ओर से भी प्रस्ताव जो है थे, जिनको जो है अधिकांश जो है प्रस्ताव पर जो है सहमति बन गई है और स्वीकृति दे दी गई है। यह प्रस्ताव जो है अधिकांश जैसे सड़क से और लाइट, विद्युतीकरण और हाई मास्ट और चौराहे के सौंदर्यीकरण से संबंधित थे और स्वच्छता से संबंधित थे, जिनको जो है बोर्ड द्वारा जो है अनुमति दी गई है। इसको जो है सफाई की ओर से जैसे अभी ये नवसृजित पंचायत है, इसका ये दूसरा कार्यकाल था, संसाधनों की कमी थी, तो इसमें जो है जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है तो संसाधनों में भी वृद्धि हो रही है। आज जो है शासन की ओर से शहरी विकास निदेशालय की ओर से जो है अध्यक्ष जी और सब लोगों के प्रयास से जो है अब हमें जो है 2 कूड़ा वाहन मिला है, जिसको आज भी हरी झंडी दे दी गई है और इससे जो है हमारी सफाई व्यवस्था और भी सुदृढ़ होगी। अधिकांश जो है प्रस्तावों पर जो है सहमति बनी है। जो यहाँ पर अतिक्रमण का जो मामला है, दरअसल जो ये सोलपुर रोड है PWD का है और जिसमें हमें थोड़ा सा वो जो लैंड का है वो हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने जमीन जो है ये PWD की है और कितनी जो है ये जो आम जनमानस का है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। यदि ये क्लियर हो जाएगा तो उस अतिक्रमण को भी हम हमारे ओर से जो है हटा। नगर पंचायत पुरान कलर की जो बोर्ड बैठक थी उसमें श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग पर चार धाम यात्रा पर जा रहे एक चंडीगढ़ नंबर के टेम्पो ट्रैवलर को स्थानीय यूनियन के जुड़े सदस्यों ने रोक लिया। आरोप है कि टेम्पो ट्रेलर के पास चार धाम यात्रा पर जाने के लिए ग्रीन कार्ड नहीं है और अन्य दस्तावेज की भी कमी है। अधिकारियों की मिलीभगत से वे बाहर के वाहनों को पहाड़ यात्रा पर भेजा जा रहा है और स्थानीय वाहन यात्रियों के इंतजार को सड़कों पर खड़े हैं। और साथ ही वहीं इस मामले में चंडीगढ़ नंबर के टेम्पो ट्रैवलर से सवार श्रद्धालुओं ने यूनियन के सदस्य पर दादागिरी करने का भी आरोप लगाया है। इस प्रकार से यूनियन के सदस्य सड़क पर वाहन को रोककर जो दादागिरी दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है। इससे उत्तराखंड सरकार राज्य की छवि धूमिल हो रही है और चालक ने बताया है कि ग्रीन कार्ड उसके पास नहीं था, जो सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में बनवाया जा रहा है। मैं दिल्ली से पिकअप करके चार धाम की यात्रा जा रहा था। ये लोकल ये ऋषिकेश के यूनियन वाले ना, ये मेरी गाड़ी आगे नहीं जाने दे रहे, कहते बाहर की गाड़ी नंबर है गाड़ी, ये आगे नहीं जाएगा। कभी बोलते इसका ये प्रॉब्लम है। ये यूनियन वाले मेरे को नहीं रोक सकते, जबकि पुलिस वाले रोक सकते। RTO मेरे को बोलेगा, पुलिस वाले बोलेंगे। ये मेरी पार्टी तो मेरे साथ सवारी है, उसको लेडीज है, उसको इतना गलत बोल रहे हैं, सभी इतना परेशान कर रहे हैं। कितने सवारी लेके आ रहे हैं आप? मेरे साथ 15-16 लोग है, मेरा गाड़ी 20 सीटर है, मेरा एक सीट नहीं ज़्यादा है, फिर भी मेरे को फालतू का इतना परेशानी कर रहे हैं। अभी 3 घंटे से इतना धूप में गर्मी में इधर मेरा सवारी इधर खड़ा है, उसका कौन जिम्मेवार है? आपने ट्रिप कार्ड बनाया है, वो मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, बाकी ये यूनियन वाले मेरे से डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकते। ये कैसे? मैंने 100 नंबर पे कॉल किया था, बोले आ रहे हैं, बट अभी तक पुलिस वाला भी नहीं इधर पहुंचा। तो अभी देखो बाहर से लोग आ रहे हैं, इधर कोई सेफ थोड़ी है क्या? इन लोगों की दादागिरी फिर इधर चलेगी?
फिर तो यही है ना, ये लोकली चला लेंगे, इधर बाहर से बोल दें भी उधर से गाड़ी नहीं आएगा, उधर बॉर्डर पे बंद कर देना, बॉर्डर बंद कर दें, ये इनको प्रॉब्लम आता है बाहर से। अभी मेरे को कह रहे दिल्ली से पिकअप किया है, बाहर का गाड़ी है, क्यों किया है? दिल्ली वाले बोल सकते हैं ना मेरे को, उत्तराखंड वाले थोड़ी बोल सकते हैं, ये तो दिल्ली वाले बोलेंगे ना भाई ये हमारी स्टेट पे आके क्यों। मोहनलाल नगर छत्तीसगढ़ से। क्या कितने लोग हैं, क्या दिक्कत आ रही है? क्या टोटल अपन 37 जन है, अपने पास 3 गाड़ी है, 2 बड़ा गाड़ी है और 1 इनोवा है छोटा। प्रॉब्लम ये है कि इनका जो है दादागिरी चल रहा है, ये बोल रहे हैं कि आपको हरिद्वार वहाँ 4 धाम घूमने ही नहीं देंगे, पैदल आप घूमेंगे करके, मतलब ऐसा सरेआम मतलब करके धमकी दे रहे हैं करके। इसलिए गाड़ी का प्रॉब्लम अलग है, उनका जो काम है वो आरटीओ देखेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं करके, और जो भी चीज़ कमी है, जैसे ग्रीन कार्ड नहीं बोल रहे हैं वो ग्रीन कार्ड बन रहा है, ग्रीन कार्ड बन गया है और ट्रिप कार्ड जो है वो बन रहा है करके, तो उसके लिए रुके हुए हैं यहाँ पर करके। लेकिन उनके बावजूद भी इनका धमकी है कि आप कैसे पहुँच जाएंगे, आप देखते हैं हम लोग हर 1-1 घंटा में आपको रोकेंगे और आपका जो 1 दिन का जर्नी है उसको 10 दिन का जर्नी में बदल देंगे करके, ऐसा सरेआम धमकी दे रहे हैं। नहीं, फैमिली वाले पर दिक्कत हो रहा है ना, फैमिली सब रोड में खड़े हैं करके, उनको उसमें कोई परवाह नहीं है। अपन बोल रहे भैया ट्रिप कार्ड है, जो बन रहा है बनने के बाद अपन जाएंगे, उसके बाद भी आप नहीं जा सकते करके। चेक पोस्ट वाला छोड़ दिए, चेक पोस्ट वाला गलती है और उनको देखेंगे करके, उसमें तो अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अपना कोई प्रॉब्लम है करके। चेक पोस्ट वाला छोड़े, उनको आप समझे क्या है करके, चेक पोस्ट वाला देखिए क्या है। थोड़ा देर पहले आरटीओ वाले भी 3 जन थे खड़े रहे, लास्ट में बोलते हैं कि हम लोग का टेरिटरी में नहीं है, चले गए और 2 घंटा तक करके खड़े रहे यहाँ पर। ऐसा है कि ये चंडीगढ़ नंबर गाड़ी है, ये सबसे पहला मामला ये आया 6 महीने का जो ग्रीन कार्ड चालू होती है, पहला मामला आया। एक चक्कर ये गाड़ी पहले मार के आ चुकी है, इस पर पुराना ट्रिप कार्ड नहीं है, बिना ट्रिप कार्ड के पूरा 4 धाम मार के आ गई, आगे दिल्ली चली गई, दिल्ली से दोबारा पिकअप करके यहाँ ले आई। इस गाड़ी को किसने चेक करा, जिसमें सोफा है क्या, कौन सा अधिकारी ऐसा था जिसने आंख बंद करके इस गाड़ी को पास करा? अल्ट्रेशन गाड़ी में हो रखा है, पीछे पूरा बेड बना हुआ है एंगल पे, उसको नहीं देखा गया। उसके बाद अभी भी ये सत्यनारायण चेक पोस्ट से गाड़ी पार होकर आ रही है, हरिद्वार शांति कुंज से बैठाने के बाद। इस गाड़ी में ट्रिप कार्ड नहीं है, कोई दूर नहीं है, डीएल ड्राइवर नहीं दिखा रहा है, आरटीओ को बुलाएगा उसको भी दिखाया नहीं दिखाएगा, उल्टा उसे और दबाया गया। इन्होंने इतना वो कर दिया, बिना ग्रीन कार्ड बिना ट्रिप कार्ड के कैसे आ गए यहाँ पे? क्या आप चेक पोस्ट वाले सो रखे थे? अल्ट्रेशन में गाड़ी क्यों जा रही है? और हमारी गाड़ियों को एक हल्का सा भी होता है तो तुरंत रोक दिया जाता है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल विश्वासघात हो रहा है। हरिद्वार में पहले हमारी गाड़ी देहरादून से बुलाई जाती है, गाड़ी बुला के सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खड़ी करी जाती है, उसके बाद उसको भगा दिया जाता है, उसमें से सवारी दूसरे मर जाती है। जब यहाँ रोका जाता है तब कह रहे हैं, पहले तो उसे कह रहे हैं हम तेरे को किस बात का पैसा दें, जब यहाँ गाड़ी रोक ली जाती है तब उसे कहते हैं कि हाँ भाई हमने पैसा दे दिया है। तब सुबह से क्यों खड़ा कर रखा था उसे 6 बजे से? क्या वो गाड़ी वाला यहाँ वाला उत्तराखंड वाला बेवकूफ़ है जिसका रोजगार छीन रहे हो, उसी को परेशान कर रहे हो? और अल्ट्रेशन में गाड़ी जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, ग्रीन कार्ड नहीं है, ट्रिप कार्ड नहीं है। ग्रीन कार्ड बनाया तो किसने बनाया? जो अल्ट्रेशन था गाड़ी में। कब शेखपुरा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले के सिरारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैतमा गांव के समीप पहले से घात लगाए आपको बता दें पति दीपक कुमार ने पत्नी प्रतिमा देवी को दिन दहाड़े गोली मार दी। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जब ग्रामीणों के द्वारा चारों तरफ घेर लिया गया तो उस पर हवाई फायरिंग कर दी गई। गुस्साए ग्रामीणों ने दीपक कुमार को पीट कर उसकी हत्या कर दी। सिरारी थाना पुलिस को सूचना मिली और मौके पर पहुंची। घायल महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया गया है। बेहतर इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मिल्की सुल्तानपुर गांव निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक बलिरामपुर और साथी कुमार चौधरी को सूचना मिली और साथ ही सदर अस्पताल पहुंचे, जहां स्थिति की जानकारी ली है। पत्रकारों को पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि पति ने पत्नी को गोली मारी है। महिला का नहर सुमका का है और साथ ही घायल महिला को एक 5 वर्ष का लड़का भी है। एक घटना घटित कि पति पत्नी जो है ये लोग कैतमा से जा रहे थे। उसी दरमियान पति अपनी पत्नी को गोली मार दिया। गोली मारने के दरमियान जो है महिला जख्मी हो गई और उस ऑटो में जो और अन्य यात्री बैठे हुए थे उसमें एक बच्चा था, यात्री के रूप में था, जो कि गिर गया। गिरने से उसे चोट लगी। उसे डॉक्टर ने बताया कि गोली मार करके जब वो भाग रहा था उसी दरमियान आसपास के पब्लिक गोली की आवाज़ सुन करके दौड़े और दौड़ने के पश्चात प्रदीप कुमार को
पकड़ने की कोशिश की है। इस दरमियान लोगों ने पब्लिक के ऊपर ही फायरिंग कर दिया, जिसके दौरान पब्लिक ने उसे पकड़ करके मारपीट किया। मारपीट करने के क्रम में वो भी जो है जख्मी हो गए हैं, इसका इलाज चल रहा है। अभी महिला की डॉक्टर द्वारा ठीक बताया गया है, इसलिए उन्हें बेहतर इलाज किया गया है और आगे के अनुसंधान प्रथम दृष्टया क्या घटना कारण क्या लग रहा है? अब आपसी अब महिला से हम लोग बयान लेंगे, उनके परिवार वाले से बयान लेंगे कि घटना का कारण क्या है। लेकिन ये तो स्वाभाविक है कि पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होगा जिसके कारण। महिला कहाँ की रहने वाली है? महिला रहने वाली है, वो नवादा की रहने वाली है, लेकिन इनका जैसा कि बताया गया कि इनका ससुराल एफनी केसार थाना अंतर्गत एफनी गाँव में था और ये आप कैसमा में अपने मौसी के घर आई। हथियार भी बरामद हुआ क्या? जो जिस हथियार से जो है फायरिंग की गई है वो हथियार भी पुलिस द्वारा बरामद कर दिया। कितने चक्र गोलियां ये आम पब्लिक पर चलाया है? अब ये अनुसंधान में आएगा ये सारी बात। महिला हाँ, खोखा भी बरामद हुई है। खोखा बरामद हुई? अभी सारा आप लोग हमारी टीम जो है घटनास्थल पर पहुंची हुई है और घटनास्थल पर जो है वो सारा सर्च कर रही है। उन्होंने एफएसएल की टीम को भी बुलाया है। एफएसएल की टीम बच्चे की स्थिति सर क्या है? अभी इलाजरत है, इलाज चल रहा है। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और क्या मामला है इसमें। महिला कहाँ आई थी? हाँ, हम कैथमा आया था जग में। हाँ, तो फिर आज जा रहा था। हाँ, तो रास्ता में छूट के मारा? उसका दूल्हा। दुल्हा? हाँ। दुल्हा की नाम है? प्रदीप। प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार है कि ठाकुर दीदी है? कहाँ का है? सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर के है। हाँ। ये महिला? ये महिला नेहरा। सुमका नेहरा हुआ। ओ, तो इसका पति मारा है। हाँ। महिला की नाम है? हाँ। महिला का क्या नाम है? प्रतिमा देवी। हाँ। कितना बाल बच्चा है? एक लड़का है 5-6 साल का लड़का है। उसका क्या नाम है? उसका पता नहीं है। आप कौन है इन महिला का? मौसी है। क्या नाम हुआ आपका? कि कैथमा रेलवे फाटक के पास 2 व्यक्ति को गोली मार दी। 2 व्यक्ति को कौन मारा है पता? हाँ, पकड़ा गया है। पकड़ा गया। कौन है? अभी नाम पता सत्यापन नहीं हुआ। महिला के जो गोली मारे हैं उनका कौन लगता है? जो मारने वाला कौन है? मारने वाला अभी नहीं सत्यापन हुआ है। सच में महिला कहाँ? एक डेड बॉडी भी सर के द्वारा लाया गया है। वही व्यक्ति मारा है। डेड बॉडी क्या है नहीं पता चला है। नहीं पता चल पाया। डॉक्टर द्वारा बताया जा रहा है कि स्थिति खराब है। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है घटना के पीछे का कारण? अभी कोई स्पष्ट नहीं है। क्या नाम हुआ सर? निखिल भास्कर। झालावाड़ सुनील के फीताखेड़ी गांव में बुधवार रात एक युवक को ससुराल वालों ने जिंदा जलाने का प्रयास किया है। आपको बता दें, गंभीर रूप से झुलसे युवक को झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कमलेश ने आज सुबह बताया कि वह बकानी थाना क्षेत्र के दातिया गांव का निवासी है। उसकी शादी 1 साल पहले सुनीला थाना क्षेत्र के फीताखेड़ी गांव में हुई थी। करीब 1 माह पहले वह अपनी पत्नी धापू के साथ बाई के साथ अपने रहने ससुराल आया था, जिसके बाद आपको बता दें ससुराल वालों को कमलेश को शादी का प्रमाण पत्र बनवाना था। लेकिन कल दोपहर को वह दस्तावेज लेने अपने गांव दातिया गया था, लेकिन उसे दस्तावेज नहीं मिले। रात को वह वापस ससुराल लौट आया और ससुराल वालों ने जब दस्तावेजों के बारे में पूछा और कमलेश ने दस्तावेज ना मिलने की बात कही तो उसके ससुर मांगीलाल नाराज हो गए। उन्होंने कमलेश को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया और साथ ही कमलेश के माता पिता उसे उपचार के लिए बकानी अस्पताल ले गए, जहां से उसे एसआरजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मैं क्या साहब मैं सब सो रहा था। रोटियां खा रहा था। कोई रोटियां खा रहा था, नहीं खा रहा था। गाड़ी आई ओमनी जो वहाँ सब बलान बैठा था तो कहीं हो कहीं हो। जो मैं दौड़ के आया बाहर निकलिया जो वही गाड़ी में पटक मिलियो। 3-4 तो औरतें हैं, 3-4 एक आदमी दिखा जो मन क्यों मार लियो और छोरा मार लियो। जो गाड़ी ले मैं अस्पताल में चल गया साहब। पेट के चले गए इसको वहाँ पटक के? हाँ, गाड़ी में पटक के अस्पताल में। तुम्हारे गांव? बकानी दांतिया से बकानी ले गया। पहले तुम्हारे यहाँ लाए? हाँ, पहले
जाके लाया। फिर वहाँ से अस्पताल में ले गया, वहाँ पुलिस आ गई, पुलिस वाला ला गया, जो वहाँ पकड़ थाना में ले गया, बकानी थाना में। मैं गाँव गया था दातिया कागज लेने, तो मेरे को कागज नहीं मिले, तो घर वाले ने आके मेरे से लड़ाई भी करी है। तो वो खेत पे भग गई, खेत पे भग जाने के बाद मेरा ससुर ने मेरे ऊपर लट लेकर दौड़ा पहले तो। अच्छा। हाँ, फिर जिनके बाद में और भी थे उनका काका वाका। तो ऐसे में मैं भी भगने लगा, लट को देख के, तो मेरे घर वाले ने पकड़ के मुझे बेल्ट से पहले तो बेल्ट की थी, बेल्ट निकाल के, फिर उनके बाद बेल्ट से फांसी लगी गले में। अरे ऐसे बेल्ट छूटा, ऐसे में वहाँ आग लग रही, तो आग में तो खोल दिया। आग लगा के तो खोला कि पहले से लग रही थी आग? पहले से लग रही, मतलब खेत पे सफाई वफाई कर रहे थे। ये सब घटना खेत पे हुई क्या? हाँ। अच्छा, खेत पे आग जला रखी होगी उन्होंने। मतलब जान से मारने की कोशिश की तेरे को? जान से मारने की कोशिश। तो पहले फांसी लगाई तेरे को? हाँ। फिर उससे क्या बेहोश हो गया तू? बेहोश हो गया, फिर वहाँ वही गिरा दिया मेरे को आग के पास। आग में? हाँ, आग में तो खोल दिया। फिर उसके बाद पता ही नहीं चला कुछ। झालावाड़ पुलिस ने एक जटिल और संवेदनशील मामले को सुलझाते हुए प्रयागराज से एक नाबालिग बालिका को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि अपहरणकर्ता एक बांग्लादेशी नागरिक निकला है, जो अपनी पहचान बदलकर झालावाड़ में रह रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी युवक को असली नाम उसका स्वप्नो विश्वास है, जो मूल रूप से बांग्लादेश का निवासी है। वह साल 2024 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, लेकिन वीजा अवधि खत्म होने के बाद वह वापस नहीं गया। आरोपी झालावाड़ जिले में अपना नाम बदल कर रह रहा था और इसी दौरान अपने 13 वर्षीय नाबालिग को अपने जाल में फंसाया और बहला फुसलाकर भगा ले गया है। बालिका के गायब होने के बाद से ही पुलिस अलर्ट मोड पर थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अमित कुमार ने नाबालिग की वहां पर दस्तयाबी पर भी 25,000 का इनाम घोषित कर दिया था। पुलिस की एक विशेष टीम लगातार तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का पीछा कर रही थी। एसपी के निर्देश में गठित टीम को सूचना मिली है कि आरोपी बालिका को लेकर ट्रेन के जरिए फरार हो रहा है। इसके बाद झालावाड़ पुलिस ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के साथ समन्वय स्थापित किया और प्रयागराज स्टेशन पर घेराबंदी कर बालिका को सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया है। दो तारीख को पाटन थाने में इस बाबत एक मुकदमा दर्ज हुआ कि एक नाबालिग बच्ची 13-14 साल की, उसको कोई आदित्य विश्वास नाम का लड़का बहला फुसला के ले गए। जैसे ही सूचना मिली और बच्ची की उम्र संबंधी संवेदनशीलता को देखते हुए टीम का गठन किया गया, साइबर टीम को अलर्ट किया गया। साथ ही आसपास के पाटन, सुनेल, बकानी इत्यादि इलाकों में जहाँ जहाँ संदिग्ध जगह पर ये बच्ची को ले जाने की कोई सूचना हो सकती थी, वहाँ टीमों को गठन करके भेजा गया। इसी क्रम में प्रयागराज जाने की सूचना है कि उस मार्फत उधर कोई ट्रेन में वो सवार हो सकते हैं। आरपीएफ को अलर्ट किया गया और आरपीएफ की मदद से फिर उस बच्ची को वहाँ दस्तयाब कराया गया। जब इनको दस्तयाब किया गया, उस लड़के को भी पुलिस ने पकड़ा, तो ये बात खुल के सामने आई कि वो लड़का जो है उसका आदित्य विश्वास नाम नहीं होकर उसका नाम स्वप्नो विश्वास है और वो मूलतः बांग्लादेश का रहने वाला है। 2024 में वो भारत आया था टूरिस्ट वीज़ा पर और उसके बाद में उसने यहीं से झालावाड़ में ही उसने अपने फर्जी कागज, आधार इत्यादि, निर्वाचन कार्ड इत्यादि बना लिए और भारत में अवैध रूप से रह रहा था। बच्ची को भी वो बांग्लादेश ही लेके जा रहा था, जिसने पुलिस ने बड़ी तत्परता से उसको बच्ची को दस्तयाब किया, उस लड़के को पकड़ा और अब उसको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा मामला हो सकता है या एक दूसरा? बिल्कुल पूरी संवेदनशीलता से जो कड़ी विधि संगत धारा उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी, सारी करेगी। किसने कागज बनाए वो भी जारी की जाएगी कि उसने किस तरह अपने दस्तावेजों को अपडेटेड करा लिया और किस तरह एक बांग्लादेशी युवक जो है हमारे यहाँ की नाबालिग बच्ची को बांग्लादेश ले जाने का प्रयास कर रहा था। मामला गंभीरता पूर्वक लेकर पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। और भी लोग शामिल होने के इसमें अभी इसमें अनुसंधान के मेडिकल कॉलेज प्रसूता प्रकरण प्रसूता पायल के बाद ज्योति ने भी संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई। अन्य 4 को भी मेडिकल कॉलेज जयपुर भेजने की तैयारी में है।
कोटा के न्यू मेडिकल हॉस्पिटल में आपको बता दें कि सिजेरियन डिलीवरी मामले में दूसरी मौत हो गई है। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे हॉस्पिटल में भर्ती एक महिला को हालत क्रिटिकल होने के बाद वेंटिलेटर पर लिटाया गया था। उसके बाद डॉक्टरों ने डेथ कंफर्म कर दी है। पुलिस के परिजनों ने शव को लेने के से मना कर दिया है और हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के बाहर परिजन और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल कोटा की न्यू मेडिकल कॉलेज में आपको बता दें कि गायनिक वार्ड में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद 6 महिलाओं की किडनी फेल हो गई थी। इनमें से एक महिला पायल 28 वर्षीय की 5 मई को डेथ हो गई थी। वहीं दूसरी महिला ज्योति 20 वर्षीय को गुरुवार को उसकी भी मौत हो गई है। 4 अन्य महिलाओं को जयपुर भेजने की तैयारी चल रही है। गुरुवार सुबह कलेक्टर पीयूष समारिया हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने कहा मामले की जांच के लिए टीम गठित रखी गई है और वहीं टेक्निकल जांच चल रही है। जो दवाइयां दी गई थी वो क्लिनिकल सही थी या नहीं उसका भी वहां पर एनालिसिस किया जा रहा है। उसके बाद ही कारण के बारे में कुछ कहा जा सकता है। क्या मामला हुआ, क्या हुआ, क्या नाम है आपकी? ज्योति है मेरे वाइफ का नाम। कब भर्ती हुई थी आप? यहाँ पे भर्ती हुई थी 4 तारीख को। पूरा मामला बताइए, क्या घटनाक्रम हुआ? क्या घटनाक्रम हुआ? 4 तारीख को मैंने भर्ती करवाई थी। उसके बाद डिलीवरी हुई ऑपरेशन से। उसके बाद थोड़ी दिक्कत बताई तो ऊपर हमने नॉर्मल में ऊपर शिफ्ट कर दिया इन्होंने ऑपरेशन वार्ड में, जहाँ ऑपरेशन से डिलीवरी होकर जाते हैं। वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद फिर इनको इमरजेंसी में सुबह मॉर्निंग में एकदम क्या नाम है वो डाउन हुआ, थोड़ा सांस में थोड़ी दिक्कत आई। दिक्कत आते ही मतलब वो घबराहट होती है ना, वो वाला मामला हुआ। उसके बाद इनको नीचे शिफ्ट किया एनआईसीयू में। एनआईसीयू में इन्होंने गलत डोज दे के सामने वाली किडनियाँ फेल करवा दी। ये हमारे साथ नहीं, हमारे अलावा भी किसी और के साथ हुआ है। अभी क्या चीज? अभी सर यूँ बोला है कि 2 घंटे का समय, उसके बाद आपके परिवार को बुला लो। बच्चा हो गया आपका? लड़का हुआ है, तो लड़का भी इन्होंने रखा है उधर। पहला बच्चा आपका? फर्स्ट बच्चा है भैया। मैं तो शादी को 1 साल पर हुआ है। मैं अनंतपुरा से हूँ भैया, क्रेजर बस्ती से। और ये क्या टीम आई? टीम ने क्या कहा? टीम ने तो इतना बस टीम ने सिर्फ फाइल चेक की भैया। फाइल चेक करके बोल रहे कि अल्टीमेटर लगाना पड़ेगा। किस तरह की लापरवाही है यहाँ पे? मतलब क्या लापरवाही? गलत डोज की वजह से हुआ है सर। ये सारा कौन सी डोज दी थी इन्होंने? सर डोज का नाम अपने को पता होता वो मना कर देता ना, अपने को पता नहीं है। ये खुद का बचाव करने के लिए ये और बोल रहे कि 12 पेशेंट है, 12 में 7 को क्यों हुआ और को क्यों नहीं हुआ? 5 की हालत खराब है। 5 की हालत खराब है। इसमें एक एक्सपायर भी हो गई। 6 पूरे पेशेंट एक एक्सपायर हो गई। 5 के तो। मेरा नाम रवि नायक है भैया। मैं ज्योति का हस्बैंड हूँ। मैं सरकारी बैंक में जॉब करता हूँ भैया। सत्यनारायण जी आगे वो भी है क्या? मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है यहाँ पर। मेरी बच्ची कल भी कलेक्टर साहब भी आए, सभी आए, सब आए। जब बोल के गए ये नहीं आपके साथ ठीक होगा, न्याय होगा, कौन सा न्याय है? भाई वो लेकर उनका ये सब कराया था, सब कितनी कौन सी डिग्री है इनके पास? डिग्री कौन सी है? कहाँ की डिग्री लेके आए साहब? कोई एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास। एसएमएस हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया जाए और अभी उसकी कंडीशन शायद वो डेंजर में है अभी, तो इस वजह से उसको शिफ्ट करने के लिए बोल रहे जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में। मैं ये चाहती हूँ कहीं पे भी शिफ्ट कर रहे पर वो सही सलामत रहे, और अगर उसको शिफ्ट करना तो उसको बेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दे जहाँ से हमें मिले एश्योरिटी कि ये ठीक हो जाएगी कम्प्लीटली। पेशेंट को मिलने दिया जा रहा है परिजनों को? हाँ, मिलने दिक्कत आ रही है? जिन्हें उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये लोग अपना काम भी अच्छे से कर रहे हैं, तो वो मरीजों की हालत में कोई सुधार नहीं। क्या नाम है? मेरे पेशेंट का नाम रागिनी है। तो अभी क्या कंडीशन लग रही है? अभी मैडम सर वो थोड़ी अनकॉन्शियस की कंडीशन में, ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है शायद उसको। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर जयपुर शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं।
उनकी राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा कर हाल ही में हुई प्रसूताओं की मृत्यु के मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए मंत्री नागर ने अस्पताल में भर्ती अन्य बीमार प्रसूताओं से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया है। मंत्री नागर ने जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नीलेश जैन और साथ ही CMHO डॉक्टर नरेंद्र नागर से उपचार की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि उपचाराधीन महिलाओं को सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए और इसमें किसी भी स्तर की कोताही न बरती जाए। मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि 2 प्रसूताओं की आकस्मिक मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक और साथ ही गंभीर विषय मानी जा रही है। क्रिटिकल है, 2 प्रसूताओं की मौत हुई है और वो गंभीर भी है और इसमें और भी 1-2 जो गंभीर है, कुछ रिकवरी भी हो रही है। लेकिन इसकी जो भी जांच है, उस जांच में जो तथ्य आएंगे, सरकार अपने स्तर पर उस जांच में अगर कोई लापरवाही हुई है, कहीं कोई किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है तो उसको निश्चित रूप से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और सरकारी स्तर पर इसमें और हम मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। बेहतर से बेहतर इनको इलाज उपलब्ध हो, इसके लिए कंसल्टेंसी हम यहाँ से लगा कर मेडिकल कॉलेज जयपुर से भी ली जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि इनकी रिकवरी हो करके और इनको ठीक हो जाए। जो भी इनकी एक बार इन्फेक्शन हुआ है उसके क्या कारण है, ठीक से उनका डायग्नोसिस हो, उसकी जांच होगी और जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति दोबारा ना हो और इस तरह के पुनः किसी तरह की समस्या ना हो। ये मेडिकल कॉलेज हमारा एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, इसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए जो भी हर संभव होगा वो इसकी एहतियात भी बरती जाएगी, इस पर कार्रवाई भी होगी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।